अब एक प्रोसेस जो होता है उसमें जनरल जो होती हैं 5 फेजेस होती हैं। हमने यहाँ पे बात की है कि 5 फेजेस होती हैं: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। सिंपल वर्ड्स में आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो आपने इन 5 फेजेस में से गुजरना होता है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आपने क्लाइंट के साथ जाके कम्युनिकेट करना है। क्लाइंट मींस कोई भी स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है, आइडिया है पहले कोई? स्टेक होल्डर किसको कहते हैं? मैम जो इफेक्ट हो रहा हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो कोई भी पर्सन जो कि आपके सॉफ्टवेयर यूजर है, या बनाने वाला है, या जो बनवा रहा है, जो पे कर रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा हो। यूजर जिन्होंने यूज करना है, ओनर जिन्होंने बनवाना है, क्लाइंट जो आपको पे कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो सारी टीम, वो सब इसका पार्ट होती है। कम्युनिकेशन फेज में क्या होती है? इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन अमंग द कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। कस्टमर जो पे कर रहा होता है, उसके लिए जो बनवा रहा होता है, और बाकी सब लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। मेन मकसद क्या है इस फेज का? रिक्वायरमेंट्स गैदर करना। इसकी इस फेज की आउटपुट क्या होगी? रिक्वायरमेंट्स। आपने इसका मेनली सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी ने आपसे सॉफ्टवेयर बनाने की बात की है। फॉर एग्जांपल आप एलएमएस सिस्टम है, हम कहते हैं एलएमएस जो है ना वो ठीक नहीं है, उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपसे आपको प्रोजेक्ट मिला है कि हम एलएमएस इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूव करने के लिए आप रिक्वायरमेंट, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप रिक्वायरमेंट किससे लोगे? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। आप सबसे फर्स्ट काम जो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अब अगर आप पोर्टल बनाते हो, एलएमएस सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप सोच के बताओ कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकता है जिससे आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे। जिन लोगों ने उसको यूज करना है सिस्टम को, वो उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। लाइक अब उसमें फैकल्टी होगी, स्टूडेंट्स होंगे, जो जो पर्सन उसके साथ डील कर रहा है वो उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। उनसे आप जाके रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करोगे, और जो उसे बनवा रहा होगा डेफिनेटली उससे भी रिक्वायरमेंट्स आप कलेक्ट करोगे, और देन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अब फर्स्ट पेज क्या आ जाती है? कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्लाइंट आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, और देन हम उनके पास जाके कम्युनिकेट करते हैं और रिक्वायरमेंट गेट करते हैं। सेकंड फेज है प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलती रहती है। प्लान करते रहते हैं, बार बार प्लान किया जाता है, फिर इम्प्रूव किया जाता है, फिर प्लान बनाए जाते हैं। और जब चेंजेस आती हैं तो हमें रीप्लान करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्लान्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और उसके बाद रीप्लान करना पड़ता है। और इस केस में अजाइल का वैसे मेन मोटिव भी ये है कि अजाइल को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि जब प्लान ने फॉलो एग्जीक्यूट नहीं होना, तो हमें इतने लंबे लंबे प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब एक्चुअल वो वैसे काम होना नहीं है तो हम प्लान बनाने पे टाइम क्यों जाया करते हैं? तो वो जो लोग अजाइल को सपोर्ट करते हैं उनका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। अच्छा, प्लानिंग में क्या होता है? डेफिनेटली हमें प्लान तो बनाने ही पड़ते हैं। अजाइल में भी प्लानिंग होती है। प्लान फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क एड्रेस टेक्निकल टास्क। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने फाइना हम टास्क को डिवाइड कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग अगर करनी है, अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसके भी छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिक्वायरमेंट गेट करनी है, एचआर से रिक्वायरमेंट गेट करनी है, और लाइब्रेरी से रिक्वायरमेंट गेट करनी है, स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट गेट करनी है, ये सारी चीजें, एग्जाम डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट लेनी है। ये सारी चीजों को मिला के आप छोटे छोटे टेक्निकल टास्क बना लेते हो। देन उन टास्क को रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, आपकी क्लास में से मैं कहती हूँ
1, 3, 7 एंड 11, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये लोग जो है फाइनेंस से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके लेके आएंगे। उसके बाद मैं कुछ असाइन कर देती हूँ कुछ पर्सन, ये लोग जो है वो एग्जाम डिपार्टमेंट में से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके लाएंगे। तो ये होता है रिसोर्सेज असाइन करना। पहले काम को टास्क में डिवाइड कर लेना है, टेक्निकल टास्क आपने बना लिए, देन आपने उनको रिसोर्सेज असाइन कर दिया कि ये इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल है। देन वर्क प्रोडक्ट, वर्क प्रोडक्ट क्या होती है, इसके लिए हम एक किसी भी फेज की जो आउटपुट होती है, किसी भी टास्क की जो आउटपुट आती है उसको हम वर्क प्रोडक्ट कहते हैं कि हमारी आउटकम क्या आएगी। जैसे अगर हम रिक्वायरमेंट की फेज होती है तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। अगर डिजाइन होता है तो डिजाइन के बाद आपकी डिजाइन डॉक्यूमेंट आ जाती है। जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, एक प्रपोजल की स्टेज चल रही होती है, उसकी आउटपुट क्या आती है, आप प्रपोजल बना के सबमिट करवा देते हो। देन आपका क्या होता है, मिड में कोई डिफेंस होता है कैप्स्टोन 1 का, तो उसमें आपका हाफ डॉक्यूमेंटेशन उसमें हो चुकी होती है। उसके बाद आपकी लास्ट में कंप्लीट होता है, उसकी एक आउटपुट आती है, आउटकम होती है उस फेज की जिसमें आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, वर्किंग प्रोजेक्ट होता है। इस तरह वर्क प्रोडक्ट क्या होती है, जो किसी भी स्टेज की आउटपुट होती है। एंड वर्क स्केड्यूल, कि अब ये हमने टास्क में डिवाइड किया, देन उसको रिसोर्सेज असाइन किए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट टास्क। देन हमने कहा कि हर टास्क को परफॉर्म करने के बाद आउटपुट क्या आएगी ये। एंड वर्क स्केड्यूल के कौन सा टास्क किस ड्यूरेशन में पढ़े। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम जो है वो हमने 1 मंथ में कंप्लीट करना है, उसके अंदर जितने भी सब टास्क हैं उसको हम टाइम स्केड्यूल असाइन करके हम कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी रिक्वायरमेंट गैदर हो जाएंगी, और रिक्वायरमेंट 1 मंथ के बाद हमारे पास वर्क प्रोडक्ट क्या आएगी, हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आ जाएगी। तो ये सारी प्लानिंग करना, रिसोर्सेज असाइन करना, देन स्केड्यूल बनाना, ये सब हमारा प्लानिंग का पार्ट होता है, और ये थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलती रहती है, क्योंकि चेंजेस आती हैं, चेंजेस को फिर मैनेज करना होता है और उसको ऐड करके दोबारा से रीप्लान किया जाता है। थर्ड फेज है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या आता है, मॉडलिंग को नेक्स्ट हमने डिवाइड किया हुआ है एनालिसिस एंड डिजाइन, 2 फेजेस में। मॉडलिंग एक बड़ी फेज है, उसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, एनालाइज वही रिक्वायरमेंट जो आप कम्युनिकेट करके, रिक्वायरमेंट की स्टेज पे आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके कुछ रिक्वायरमेंट गैदर कर ली हैं। अब उन रिक्वायरमेंट्स को आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हो, डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू आप जैसे यूज केस डायग्राम बनाएंगे, उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि क्या ये पॉसिबल है, एनालाइज कर रहे होते हो कि ये बनाना, डिफरेंट रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप डिफरेंट मॉडल्स बनाते हो एनालिसिस फेज में, जिनमें से हम पढ़ेंगे यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्ट्रीमलाइन डायग्राम, इस तरह के बहुत से डिजाइन वो पढ़ेंगे। देन डिजाइन की फेज आती है। अब डिजाइन की फेज में भी हम डायग्राम ही बना रहे होते हैं, लेकिन वो डायग्राम जो होती हैं वो हम सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, एनालिसिस की फेज में हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से हम वो चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, हम एनालाइज कर रहे होते हैं चीजों को, क्या ये पॉसिबल है इस तरह से होना। और डिजाइन की फेज पे हम क्या कहते हैं, उन्हीं चीजों को हम सॉल्यूशन टुवर्ड्स सॉल्यूशन मूव कर रहे होते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ फेज आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कोडिंग एंड टेस्टिंग दोनों आ जाती हैं। इम्प्लीमेंट करना और टेस्ट करना। टेस्टिंग क्यों की जाती है, कोई प्रॉब्लम्स को एरर्स को अनकवर करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे हम जाके पढ़ेंगे भी कि कुछ टेस्टिंग जो होती है एट द सेम टाइम की जाती है। जैसे आप लोगों ने इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इस तरह के बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे जिनमें आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे। वो उन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आपको क्या, जैसे प्रोजेक्ट मिलता है आप लोग सोचते हो तो आप उसके बाद डिजाइन नहीं बनाते, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं करते, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हो।
जब वो स्टार्ट करते हो तो साथ साथ हम लोग, जिन लोगों का एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में, वो उनको पता होगा कि साथ आप क्या करते हो, टेस्ट एक फंक्शन लिखते हो, फंक्शन लिख के देख लेते हो कि क्या ये हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है, जो हम इनपुट देते हैं उस पर जो फंक्शनैलिटी जिसके लिए हमने ये लिखा है, क्या वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें ये चीज देखी जाती है। अब कुछ टाइप की टेस्टिंग जो होती है वो इम्प्लीमेंट करते हुए साथ साथ कर ली जाती है। टेस्टिंग की बहुत सी टाइप्स होती हैं, वो भी हमारे इस पे हमारे सेपरेट लेक्चर होंगे, टेस्टिंग कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं। अब कुछ टेस्टिंग जो होती हैं वो डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं, कुछ टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं सेपरेट। अब जो डेवलपर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना कोड लिखा है और आपने उसी जगह पे एग्जीक्यूट वो करके देख लिया है कि क्या ये रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं, तो ये डेवलपर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर टेस्ट इंजीनियर जो होते हैं उन्होंने टेस्ट केसेस लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग रन करके देखते हैं कि क्या ये रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है या नहीं। देन हमारे पास फिफ्थ फेज होती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है, क्लाइंट की साइड पे जाके जब आपने एक सॉफ्टवेयर, पहले सबसे पहले क्या किया, आपने कम्युनिकेट किया, क्लाइंट ने आपको कहा मुझे एक सिस्टम बनाना है, आपने क्लाइंट से कम्युनिकेट किया, रिक्वायरमेंट गैदर की। आप रिक्वायरमेंट गैदर जो है वो भी बहुत से वेज में हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए, जैसे हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है उसको नॉलेज हो कंप्यूटर का थोड़ा, तो वो खुद भी बता सकता हो कि मैंने ये बनवाना चाह रहा हूँ। समटाइम्स क्लाइंट ऐसे होता है कि क्लाइंट को खुद कुछ भी नहीं पता होता, उस केस में हमें प्रोटोटाइप बनानी पड़ती है, हमें क्लाइंट से बुलाना पड़ता है। इथनोग्राफी एक टर्म यूज होती है, वो शायद मैंने आपसे पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बात की हो इथनोग्राफी की। इथनोग्राफी टर्म जो यूज होती है उसमें ये होता है, आपके रिक्वायरमेंट कैसे गैदर की जाती हैं, अगर आप बैठे हुए कोई काम परफॉर्म कर रहे हो, आपने कहा है कि मैंने ये काम ऑटोमेशन करनी है इस वर्क की, जब आपसे कोई रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए आएगा तो आप उसको थोड़ा बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बिहेव करने लग जाते हो। जैसे अगर मैं देखती हूँ कि आप असाइनमेंट बनाने का आपका क्या प्रोसीजर है, अगर मैं क्लास में खुद यहाँ पे एज ए टीचर आऊंगी और मैं देखूंगी आप किस तरह से बनाते हो, तो आप बहुत अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर मैं ये नहीं देखती, मैं आपको प्रेजेंट नहीं किया कि मैं टीचर हूँ, मैं आपके साथ आके कैफे में चली गई हूँ, साथ बैठी हुई हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं किसी और बैच की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने आपके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है, और उसके बाद आप के साथ मैं मिलके डिस्कशन करने लग जाती हूँ। देन आप जिस तरीके से काम करोगे वो आपका असली काम होगा कि आप उसी वे में परफॉर्म करते हो। अब अगर इस तरह से सेम यही सिचुएशन इंप्लीमेंट करें, जब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेने जाते हैं तो वो डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, जब ह्यूमन की साइकी है, जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो डिफरेंट बिहेव करने लग जाता है। लेकिन जब उसे पता नहीं होगा तो वो एक नेचुरल बिहेव करता है। अब नेचुरल बिहेवियर के थ्रू जो रिक्वायरमेंट गेट की जाएंगी वो एक्चुअल उसकी नीड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, जो उसकी नीड्स होती हैं जिससे वो काम करता है। अब उसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि वो एक्चुअल में उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा होगा, और जो सॉफ्टवेयर वैसे बनाया जाएगा वो उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसमें उसने आर्टिफिशियल थोड़ी रिक्वायरमेंट जो होंगी वो एक्चुअल उसकी नीड्स नहीं होंगी। डिप्लॉयमेंट की स्टेज पे क्या आता है, जब हमने कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन के बाद हमने प्लानिंग कर ली, हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इन चंक्स में डिवाइड करेंगे, रिसोर्सेज असाइन कर दिए, ये लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। देन हमने क्या किया है कि वर्क प्रोडक्ट हर फेज की आउटपुट क्या आएगी वो भी डिफाइन कर लिया, और स्केड्यूल भी असाइन कर दिया कि इतने टाइम में ये टास्क करने हैं। उसके बाद आपने एनालिसिस किया, आपने अंडरस्टैंड किया रिक्वायरमेंट्स को प्रॉब्लम स्पेस में रहते हुए। देन डिजाइन के अंदर हम उसे डिजाइनिंग करते हैं सोल्यूशन स्पेस में, जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन, क्लास डायग्राम आपने बनाई होंगी, ईआरडी बनाई होंगी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। कंस्ट्रक्शन में देन आप एक्चुअल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हो और टेस्ट करते हो कि क्या हमने इम्प्लीमेंट जो किया वो रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं। देन लास्ट पे आ जाता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपने डिप्लाई करना होता है, क्लाइंट को जाकर देना होता है। हो सकता है कि क्लाइंट एक ही साइड पे हो, फॉर एग्जांपल
क्लाइंट का एक स्टोर था, उसने अपने स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो आप उधर उसे डिप्लॉय कर देते हो। जहाँ हो सकता है क्लाइंट मल्टीपल साइट पे हो जैसे अगर हम एक हमारा कैंपस यहाँ पे है, एक कैंपस जो आपका है सिटी कैंपस है, अब हमने इन दोनों पे अप्लाई करना है, तो आपने जब इम्प्लीमेंट कर लिया सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई करके जाओगे और दूसरी साइट पे भी अप्लाई करके जाओगे। तो ये डिप्लॉयमेंट होती है। यहाँ तक हमने मेनली क्या देखना है कि हमारी 5 फेज होती हैं। किसी भी प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो होता है जनरली उसके अंदर 5 एक्टिविटी 5 फेजेस एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी 5 फेजेस एग्जिस्ट करती हैं? जो कि हैं कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। इन फेजेस के अंदर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन की फेज किस चीज से डील कर रही होती है, प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, देन मॉडलिंग के अंदर कौन कौन सी मॉडलिंग होती है, एनालिसिस मॉडल बनते हैं, डिजाइन डायग्राम्स बनती हैं, देन कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग की जाती है, और देन डिप्लॉयमेंट जो कि कस्टमर डिप्लॉय कर दिया जाता है, कस्टमर क्लाइंट की साइट पे आके डिप्लॉय कर दिया जाता है और उससे फीडबैक ले लिया जाता है। जब आपको उसका फीडबैक मिलेगा, वो सेटिस्फाई होगा, तो देन उसकी आपको पेमेंट करेगा। अब अगर हम देखते हैं कि इस सारी फेजेस में इनके वर्क प्रोडक्ट्स क्या होंगी। वर्क प्रोडक्ट क्या होता है, आउटपुट जो उसकी आती है उस पेज की आउटकम क्या होती है। कम्युनिकेशन की स्टेज पे हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, हम क्लाइंट से कम्युनिकेट करके रिक्वायरमेंट गेट कर लेंगे। प्लानिंग की स्टेज पे क्या होता है, हमारे पास एक प्लान बनेगा, प्रोजेक्ट का प्लान बनेगा, जिसके अंदर क्या होगा, टास्क होंगे, टास्क किन लोगों ने करने हैं, उनको रिसोर्सेज असाइन होंगे, कौन कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, देन हर टास्क की आउटपुट क्या आनी है और किस किस ड्यूरेशन पे वो टास्क कंप्लीट हो जाना है, ये होगा। देन मॉडलिंग फेज की आउटपुट क्या आएगी, मॉडलिंग में 2 है, एनालिसिस और डिजाइन। यहाँ पे डिजाइन डॉक्यूमेंट आ जाएगी, आप लोग अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाओगे। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इस फेज के बाद आपके पास इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर आ जाएगा और टेस्ट प्लान जो होता है वो टेस्ट एग्जीक्यूशन भी आ जाएगी, कौन कौन सा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कौन सी अभी अनसक्सेसफुल हुई हैं। देन डिप्लॉयमेंट की स्टेज पे आप आउटपुट ऐसे गेट कर सकते हो कि आपने डिप्लॉय कर दिया जाके, और यूजर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो आप गेट करते हो डिप्लॉयमेंट की स्टेज पे। करते हैं वो किस तरह के एरर्स को अनकवर करने के लिए टेस्टिंग करते हैं इसमें, बेटा जो कोडिंग में एरर्स होते हैं। टेस्टिंग जो होती है बहुत सी टाइप की, टोटल जो ओवरऑल टेस्टिंग होती है कंस्ट्रक्शन की फेज में हमने कह दिया है कि कोडिंग भी हम इसमें रखते हैं और टेस्टिंग भी। अब जो टेस्टिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है। जैसे मैं एक कहती हूँ एरर्स फाइंड आउट करने के लिए, अगर कोई बग कुछ भी प्रॉब्लम आ गया है तो हम उसको जब आप टेस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे देन आपको पता चलेगा तो कि इसमें तो 100+ टेस्टिंग के टाइप्स हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग मैं कह रही हूँ, रिग्रेशन टेस्टिंग कह रही हूँ, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो बहुत सी टाइप की टेस्टिंग होती है जिससे डिफरेंट तरह की एरर्स फाइंड आउट हो जाती हैं। तो इसमें आपका कंप्लीट लेक्चर होगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें कि टेस्टिंग हम कंप्लीटली सिस्टम की करते हैं। अच्छा, एक और बात कि मैंने बार बार ये बात करती हूँ कि क्या होता है, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम कौन सा है, सिचुएशन देखी जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा मॉडल की भी कौन से अप्लाई होंगे, सिस्टम को देखा जाएगा, जो करंट जो है सिस्टम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा। अब टेस्टिंग की भी सेम वही टाइप है कि अब बहुत सी 100+ टाइप ऑफ टेस्टिंग एग्जिस्ट करती है। अब हम कौन सी टाइप की टेस्टिंग करेंगे डिपेंड करता है कि हमारी, जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए हमें इतनी तो कोई क्रिटिकल वेबसाइट नहीं है, कभी डाउन भी हो गई तो खैर है, इतना बड़ा मसला नहीं होगा। हम वो देखते हैं कि अगर कोई सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमन लाइफ मैम आपकी इन्वॉल्व, आवाज कट रही है, तो उस केस में हम जो है वो टेस्टिंग कम कर सकते हैं, कोई और टाइप की टेस्टिंग होती है। कुछ समटाइम्स टेस्टिंग जो होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है।